हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली सुल्तान्स के बारे में। ये एनसीईआरटी क्लास 7th का हिस्ट्री का 3rd चैप्टर है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे उन रूलर्स के बारे में जिन्होंने दिल्ली के ऊपर रूल किया और दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया। आप सभी ने पांडवों की कहानी तो सुनी होगी कि महाभारत के टाइम में उन्होंने इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर आज दिल्ली स्थित है वहाँ पहले इंद्रप्रस्थ था, जिसे कि राजधानी बनाया था अपना पांडवों ने। उसके अलावा दिल्ली किस किस के टाइम में एक इम्पॉर्टेंट सिटी रही, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहले दिल्ली कब इम्पॉर्टेंट हुई। दिल्ली इम्पॉर्टेंट हुई 12th सेंचुरी में। अनंगपाल फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने दिल्ली के ऊपर रूल भी किया। ही बिल्ट अ सिटी विद इन दिल्ली। उन्होंने दिल्ली के अंदर ही एक सिटी बनाया जिसका नाम था लालकोट, और बाद में उनको तोमर राजपूत अनंगपाल को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था और इसका नाम दोबारा से रखा किला राय पिथौरा। तोमर राजपूत और चौहान राजपूत के टाइम में दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर के रूप में फेमस हो गई। उस समय वहाँ पर बहुत सारे जैन मर्चेंट्स रहते थे शहर में, जिन्होंने कि बहुत सारे वहाँ पर टेम्पल्स बनवाए, और उस समय जो सिक्के प्रचलन में थे उनको दिल्ली वाल के नाम से जाना गया। दिल्ली एक कैपिटल सिटी के रूप में कैसे फेमस हुई। दिल्ली 13th सेंचुरी में एक कैपिटल सिटी के रूप में फेमस हुई। पृथ्वीराज चौहान की डेथ के बाद मुस्लिम रूलर्स ने इंडिया में अपना रूल स्थापित किया और एक के बाद एक 5 डायनेस्टीज़ ने इंडिया पर रूल किया। उन सब को मिलाकर दिल्ली सल्तनत का नाम दिया गया। और ये जो थी इन लोगों ने दीज डायनेस्टी वर बेस्ड मोस्टली इन दिल्ली। ज़्यादातर इन्होंने दिल्ली में ही अपना बेस बनाया और 320 ईयर्स तक, तकरीबन 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली के ऊपर रूल किया। और दिल्ली सुल्तान्स ने बहुत सारे सिटीज़ इस एरिया में बनाए, जिसको कि पूरा सबको मिला के हम आज दिल्ली कहते हैं। ये सिटीज़ हैं दिल्ली, कुन्हा, जहाँपना, सीरी, फिरोज़ाबाद एक्सेट्रा। चलिए समझते हैं किन किन डायनेस्टीज़ ने दिल्ली के ऊपर रूल किया। सबसे पहले राजपूत डायनेस्टीज़। राजपूत डायनेस्टीज़ में तोमर राजपूत, जिनके सबसे पहले राजा थे अनंगपाल, जिन्होंने दिल्ली पर रूल किया। उन्होंने 1130 से लेकर 1145 तक दिल्ली के ऊपर रूल किया। उसके बाद अनंगपाल को हराकर पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर अपना राज्य स्थापित किया और 1175 से लेकर 1192 तक दिल्ली के ऊपर रूल किया। उसके बाद मुस्लिम रूलर्स ने इंडिया में अपना रूल स्थापित किया, और जो सबसे पहले अर्ली टर्किश रूलर्स थे, या जिसको हम ममलूक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, उसके सबसे पहले रूलर हुए कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्होंने 1206 से लेकर 1210 तक इंडिया पर रूल किया। उसके बाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे और उन्होंने 1210 से लेकर 1236 तक दिल्ली पर रूल किया। उसके बाद उनकी बेटी इल्तुतमिश की बेटी रज़िया गद्दी पर बैठी और उन्होंने 1236 से लेकर 1240 तक रूल किया। रज़िया के बाद गियासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठे और उन्होंने 1266 से लेकर 1287 तक रूल किया। दूसरी डायनेस्टी जो इस समय फेमस हुई वो थी खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी में सबसे पहले रूलर थे जलालुद्दीन खलजी। इन्होंने 1290 से लेकर 1296 तक रूल किया, और उसके बाद अलाउद्दीन खलजी गद्दी पर बैठे और उन्होंने 1296 से लेकर 1316 तक रूल किया। इसके बाद तुगलक डायनेस्टी की स्थापना हुई, जिसमें गियासुद्दीन तुगलक ने 1320 से लेकर 1324 तक रूल किया। मोहम्मद तुगलक ने 1324 से लेकर 1351 तक रूल किया, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से लेकर 1388 तक रूल किया। नेक्स्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत में सैयद डायनेस्टी। इसमें खिज़िर खान ने 1414 से लेकर 1421 तक रूल किया। नेक्स्ट डायनेस्टी इसमें थी लोधी डायनेस्टी।
लोधी डायनेस्टी में बहलोल लोधी ने 1451 से लेकर 1489 तक रूल किया। बहलोल लोधी के बाद इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठे, जिन्हें बाबर ने 1521 में हराकर मुगल एम्पायर की नींव इंडिया में डाली थी। चलिए पता करते हैं कि हमें दिल्ली सुल्तान्स के बारे में किन किन सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिलती है। तो उस समय बहुत सारी ऐसी सोर्सेज थी जिनसे हमें दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पता चलता है, जैसे कॉइन्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं या आर्किटेक्चर हैं। उन लोगों ने बहुत सारी दिल्ली सुल्तान्स ने मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे, मस्जिदें बनवाई थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस को मिलती है वो मिलती है तारीख से। तारीख या जिसे हम प्लूरल में तारीख भी कहते हैं। तारीख क्या थे? ये क्रॉनिकल्स थे जो स्क्राइब्स ने लिखे थे, और ये तारीख पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए थे, जो उस समय दिल्ली सुल्तान्स के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज थी। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का, राज्य काज का जितना भी काम होता था वो पर्शियन लैंग्वेज में किया जाता था। और जो तारीख के ऑथर्स थे वो लर्नेड मैन थे, सेक्रेटरीज थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, या पोएट्स थे, या कोर्टियर्स जो राजा के राज्य में दरबारी हुआ करते थे, वो उनको लिखा करते थे। और वो रूलर्स को एडवाइस भी दिया करते थे बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कि गवर्नेंस कैसी करनी चाहिए, और राजा को जस्ट रूल की इम्पोर्टेंस समझाते थे। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें तारीख के बारे में ये थी कि जो ऑथर्स थे तारीख के, वो सिटीज़ में रहते थे, स्पेशली दिल्ली में। वो गांव में नहीं रहा करते थे, और उन्होंने इसलिए लिखते थे वो लोग तारीख को या हिस्ट्रीज़ को राजाओं के बारे में, ताकि वो राजा से रिवॉर्ड्स ले सकें, इनाम ले सकें। और राजा को ये एडवाइस करते थे इसके ऑथर्स कि वो एक ऐसा राज्य चलाएं, एक ऐसा आइडियल सोशल ऑर्डर मेंटेन करें अपने राज्य में, जो बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन पर बेस्ड हो। बर्थ राइट का मतलब है जो प्रिविलेजेस मिलती थी ऑन अकाउंट ऑफ द बर्थ। मतलब अगर कोई नोबल है राजा के राज्य में, दरबार में, तो वो इसलिए है क्योंकि वो एक नोबल, एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ है जहाँ पर उसके फादर या फोर फादर्स वो नोबल्स थे। तो इसीलिए उसको बर्थ की वजह से, ऐसी फैमिली में उसने बर्थ लिया है, इसलिए उसको ये सब प्रिविलेजेस मिली हैं। जेंडर डिस्टिंक्शन, इट वाज द सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। जो प्रकृति की तरफ से मैन एंड वुमेन में डिफरेंस दिया गया है वो, उसके अलावा इसमें ये समझा जाता था कि मैन सुपीरियर है और वुमेन मैन से नीचे है, तो उनको इसी तरीके से राज्य चलाना है, ये एडवाइस किया करते थे तारीख के ऑथर्स। चलिए समझते हैं रज़िया के बारे में। रज़िया 1236 में गद्दी पर बैठी। वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। मिनाज सिराज जो उस समय के एक बहुत ही बड़े क्रॉनिकल थे, उन्होंने रज़िया के बारे में लिखा है कि रज़िया जो थी अपने बाकी भाइयों से ज़्यादा क्वालिफाइड और एबल थी। मतलब वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी अपने भाइयों के मुकाबले। बट ही हिमसेल्फ, मतलब मिनाज सिराज खुद भी इस बात से कंफर्टेबल नहीं थे कि वो एक क्वीन के रूप में उसको नहीं देख पाते थे। उनको लगता था कि कोई लेडी को क्वीन नहीं होना चाहिए या रूलर नहीं होना चाहिए। और जो उस समय के नोबल्स थे वो भी इस बात से खुश नहीं थे। सभी नाखुश थे कि किसी लेडी को क्वीन बना दिया गया है, कि वो उनके ऊपर आदेश दे, कोई लेडी उन्हें कोई आदेश दे, ये उनको एक्सेप्ट नहीं था। इसीलिए रज़िया को गद्दी से हटा दिया गया 1240 में। चलिए, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर। गैरिसन टाउन है एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट जहाँ सोल्जर्स रहते हैं, किला, जिसमें कि सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक किला जिसमें कि सोल्जर्स रहते थे। तो कैसे एक छोटा सा गैरिसन टाउन से सल्तनत बन गया, कैसे एक इतना बड़ा एम्पायर बन गया, इसके बारे में जानते हैं। जो स्टार्टिंग का दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें पता चलता है तो वो एक, इट वाज लिमिटेड टू फोर्टिफाइड टाउन्स, मतलब जो जहाँ पर सोल्जर्स रहते थे उन किलों तक ही सीमित थे। वहाँ उससे बाहर उन लोगों ने कोई कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। उन लोगों ने, सुल्तान्स ने, जो उनके हाइंटरलैंड्स थे, हाइंटरलैंड्स मतलब जो उनके
किलों के आसपास का एरिया था, जो सिटीज़ होते थे आसपास के, सिटी के आसपास का एरिया हो गया या कोई छोटा मोटा पोर्ट हो गया जहाँ से कि उनको चीज़ें आती थी या उनको सर्विसेज मिलती थी, उस एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। और वो अपने डेली के जो खान पान की चीज़ें होती थी उनके लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, ट्रेड के ऊपर, या उनको जो ट्रिब्यूट मिलती थी या लूट का जो माल आता था उसी से वो अपना काम चलाते थे। आसपास के एरियाज़ को, सिटी के आसपास के एरियाज़ को कंट्रोल करने की उन्होंने स्टार्टिंग में कोशिश नहीं की। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स, कैसे गैरिसन टाउन्स को वो लोग कंट्रोल करते थे। तो जो दूर दूर के इलाके में गैरिसन टाउन्स थे या जहाँ सोल्जर्स रहते थे, ऐसे फोर्टिफाइड जो एरियाज थे जो बंगाल में थे या सिंध में थे, उनको दिल्ली से कंट्रोल करना सुल्तान्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। इसके बहुत सारे रीजंस थे कि वो दिल्ली से कंट्रोल नहीं कर सकते थे इतनी दूर। सबसे पहला इसका मेन रीज़न ये था कि जो गवर्नर्स थे वो ज़रा सी भी सुल्तान की कोई वीकनेस अगर उन्हें नज़र आ जाती थी कि ये सुल्तान इतना शक्तिशाली नहीं है, इसकी कोई कमज़ोरी है, तो वो एकदम से रिबेल कर देते थे, विद्रोह कर देते थे सुल्तान के खिलाफ। दूसरा, दिल्ली सुल्तान्स को मंगोल से बहुत ज़्यादा हमेशा टक्कर मिलती रहती थी। अफ़गानिस्तान की साइड से मंगोल्स ने दिल्ली सुल्तान्स के टाइम पर बहुत बार अटैक किया। थर्ड रीज़न था बैड वेदर, कि मतलब जो ख़राब वेदर था उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन रूट्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते थे और वो अपना दूर दराज के इलाकों में कंट्रोल नहीं कर पाते थे। तो जो सल्तनत का कंसोलिडेशन या एक्सपेंशन हुआ मेनली वो गयासुद्दीन बलबन के टाइम पर हुआ, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने इसको और इस एक्सपेंशन को और ज़्यादा बढ़ाया। चलिए समझते हैं दो डिफरेंट फेसेस के बारे में जिसमें दिल्ली सुल्तान्स ने सल्तनत का एक्सपेंशन किया। दो पार्ट्स हैं इसके, इंटरनल फ्रंटियर एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर। सबसे पहले इंटरनल फ्रंटियर के बारे में जानते हैं। इंटरनल फ्रंटियर में इन लोगों ने, दिल्ली सुल्तान्स ने, जो आसपास के एरियाज थे गैरिसन टाउन्स के, उनके ऊपर अपना कंट्रोल करना स्टार्ट किया। और इन कैंपेन्स में उन्होंने गंगा यमुना डोब में जितनी भी लैंड थी, जितने भी फॉरेस्ट थे, उसको क्लीन करवाया, और जो वहाँ पर रहने वाले हंटर गैदरर्स थे उनको वहाँ से बाहर कर दिया। दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर, उनको वहाँ से हटा दिया, और जो ज़मीनें खाली हुई उनको किसानों को दे दिया, और एग्रीकल्चर को एनकरेज किया कि भाई वो किसान, उनको ज़मीनें दे दी कि भाई अब तुम यहाँ पर खेती करो। और नए फोर्ट्रेसेस, गैरिसन टाउन्स और टाउन्स बनाए गए, और उन लोगों ने ट्रेड रूट्स को भी प्रोटेक्ट किया और रीजनल ट्रेड को भी प्रमोट किया एक्सपेंशन करने के लिए। एक्सटेंडर फ्रंटियर में जो सेकंड फेज़ था दिल्ली सुल्तान्स का एम्पायर एक्सटेंड करने का, उसमें उन्होंने मिलिट्री एक्सपेडिशंस किए साउथ इंडिया की साइड में, और ये ज़्यादातर किस टाइम पर हुए, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, और बाद में मोहम्मद तुगलक ने इसको और ज़्यादा बढ़ाया। इन कैंपेन्स में सल्तनत ने, जो सल्तनत की आर्मीज़ थी, उन्होंने एलिफेंट्स कैप्चर किए, हॉर्सेस कैप्चर किए, स्लेव्स को पकड़ा, और जो वहाँ मिलने वाली प्रीशियस मेटल्स थी उनको वो अपने साथ ले गए। और मोहम्मद तुगलक के राज्य के अंत तक आते आते उन लोगों ने सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे बड़े पार्ट को अपने कब्जे में कर लिया था। तो ये लोग यहाँ से क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे फ्रॉम द पीजेंट्री, जो किसान होते थे, और राज्य में जस्टिस को मेंटेन करते थे। तो इतना बड़ा राज्य तो उन्होंने बना लिया, तो उसका कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते थे या उस राज्य को मिला के कैसे चलाते थे, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन और उसका कंसोलिडेशन कैसे हुआ खिलजीज और तुगलक्स के बारे तुगलक्स के टाइम में। तो राज्य तो उन्होंने इतना बड़ा बना लिया, लेकिन उसको बनाना ही काफ़ी नहीं था, उसको संभालने के लिए, उसको चलाने के लिए भी दिल्ली सुल्तान्स को रिलायबल गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की ज़रूरत थी। लेकिन उन्होंने चीफ्टेंस जो होते थे उनको गवर्नर्स की तरह अपॉइंट नहीं किया, बल्कि उन्होंने
जो उनके स्लेव्स थे, जिनको उन्होंने मिलिट्री सर्विसेज के लिए अपॉइंट किया था, जिनको मिलिट्री सर्विसेज के लिए परचेज किया था, उनको इन पोस्ट को देना प्रेफर किया, जिनको कि उन स्लेव्स को क्या कहा गया, बंदागन, पर्शियन में उनको बंदागन कहते थे। तो उन स्लेव्स को इन पोस्ट पर अपॉइंट करना शुरू कर दिया। और इनको पहले क्या किया गया, इन स्लेव्स को पहले ट्रेन किया गया कि कोई भी ऊंची पोस्ट, पॉलिटिकल पोस्ट उनको राज्य में दी जा सकती है। राजा उनके ऊपर अच्छे से, जो वो थे सुल्तान लोग थे, वो उनके ऊपर अच्छे से विश्वास कर सकते थे, क्योंकि उनका तो कोई और था नहीं, वो टोटली डिपेंडेंट थे अपने मास्टर के ऊपर। तो राजा उनके ऊपर आसानी से यकीन कर सकता था, इसीलिए उन्होंने अपने स्लेव्स को गवर्नर्स की पोस्ट पर अपॉइंट किया। तो इससे कैसे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आई, जो हम्बल बर्थ के लोगों को वो लोग ऊंची पोस्ट दे रहे थे सुल्तान लोग, तो कैसे उस समय राज्य में अस्थिरता आई, उसके बारे में जानते हैं। खलजीज और तुगलक्स दोनों ने ही, जो हम्बल बर्थ के लोग थे या जो लो कास्ट के लोग थे या जो उनके स्लेव्स थे, जो उनके क्लाइंट्स भी रह चुके थे, उनको हाई पॉलिटिकल पोजीशंस दी अपने दरबार में। उनको जनरल्स की तरह अपॉइंट किया, उनको गवर्नर्स की तरह अपॉइंट किया, जिससे कि एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई। वो इसलिए क्योंकि वो लोग स्लेव्स को अपॉइंट कर रहे थे गवर्नर्स की तरह। जो तारीख के ऑथर्स थे, उन्होंने भी दिल्ली सुल्तान्स की बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया कि उन्होंने लो एंड बेस बॉर्न जो लोग थे, जो लो कास्ट के लोग थे, उनको हाई ऑफिसेस पर अपॉइंट किया है। इससे जो है राज्य में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आई। चलिए समझते हैं इक्ताज और मुक्तीज के बारे में। खलजीज और तुगलक्स दोनों ने ही मिलिट्री कमांडर्स को गवर्नर्स की तरह अपॉइंट किया अपनी टेरिटरीज़ में, जो उनकी छोटी बड़ी टेरिटरीज़ थी उनमें। और जो इनको गवर्नर्स को लैंड दी जाती थी, उनको इक्ताज कहते थे, और इक्ता के होल्डर को इक्तेदार या मुफ्ती कहा जाता था। और इन मुफ्तीज का क्या काम होता था, ये मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करते थे और अपने इक्ता में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे। और इनको सैलरीज नहीं दी जाती थी, सैलरी के रूप में इनको इक्ता दिया जाता था, और इक्ता से वो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू, वो ही उनकी सैलरी होती थी। और अपने सोल्जर्स को वो इसी जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उसी में से सोल्जर्स को भी सैलरी दिया करते थे। लेकिन मुक्ति लोग अपनी पोजीशन का कोई फ़ायदा ना उठाएं, इसके लिए भी सुल्तान ने कुछ स्टेप्स उठाए थे। सबसे पहला स्टेप ये था कि देयर ऑफिस वाज नॉट मेड हेरिडिटरी। उनका जो इक्ता दिया जाता था, तो वो परमानेंट नहीं होता था कि उनको थोड़े टाइम के बाद उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। थोड़े टाइम के लिए उनको इक्ता दिया जाता था। जो लैंड उनको सैलरी की तरह दी जाती थी इक्ता, वो थोड़े टाइम के लिए होता था। और इसके लिए भी सुल्तान ने अकाउंटेंट्स अपॉइंट किए थे, ये चेक करने के लिए कि मुक्ति लोग कितना अमाउंट रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। और ये ध्यान रखते थे अकाउंटेंट्स कि मुक्ति जितना टैक्स स्टेट ने उनको बताया उतना ही कलेक्ट करें, उससे ज़्यादा वो लोग कलेक्ट ना करें। और साथ साथ इतने नंबर ऑफ सोल्जर्स जितने ज़रूरी हैं या जितने स्टेट की तरफ से उन्हें बताए गए हैं, उतने नंबर ऑफ सोल्जर्स भी उनको मेंटेन करने पड़ते थे। उस समय 3 टाइप्स के टैक्स कलेक्ट किए जाते थे। जब जैसे ही दिल्ली सुल्तान्स ने जो आसपास के एरियाज़ थे किले के, उनको अपने कंट्रोल में किया, तो उन लोगों ने चीफ्टेंस को मजबूर किया, जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे वहाँ के उस एरियाज़ के, तो उनको मजबूर किया कि वो भी उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करें, उनको अपना लीडर एक्सेप्ट करें, वो चीफ्टेंस या जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे। और जो उनके पास, जो चीफ्टेंस के पास टैक्स कलेक्ट करने का राइट था, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। और इवन दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्स, उनको भी टैक्स पे करने के लिए कहा गया, मजबूर किया गया। उस समय 3 टाइप के टैक्स कलेक्ट किए जाते थे। सबसे पहले कल्टीवेशन पे, जिसको कि खराज कहते थे,
ये होता था जो पीजेंट्स की प्रोड्यूस होती थी या जो किसान जितना पैदावार करता था उसका 50% होता था। दूसरा, कैटल्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता था। तीसरा टैक्स होता था जो हाउसेस के ऊपर लगाया जाता था। इतना सब करने के बाद भी जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का लार्ज पार्ट था वो दिल्ली सुल्तान्स के कंट्रोल से बाहर था। इसका क्या कारण था? इसका सबसे मेन कारण तो यही था कि दिल्ली से इतनी दूर बंगाल को कंट्रोल करना राजाओं के लिए, सुल्तानों के लिए बहुत मुश्किल था। इन द गंगेटिक प्लेन्स ऑल्सो, गंगेटिक प्लेन में भी जो बहुत बड़ा एरिया जहाँ पर फॉरेस्ट थे वहाँ पर सुल्तान कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, या कर भी लेते थे तो जो बाद में जब वो वहाँ से चले गए तो लोकल चीफ्टेंस आके फिर से अपना कब्जा कर लेते थे। फॉरेस्टेड रीजन में जो वो होते थे चीफ्टेंस, वो अपना खाना पानी वहाँ रख लेते थे और वहाँ तक सुल्तान जो है पहुँच ही नहीं पाते थे। एक इसका मेन रीज़न था कि मंगोल इन्वेजन्स, सबसे ज़्यादा जो मंगोल अटैक्स हुए हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में या मोहम्मद तुगलक के टाइम में मंगोल अटैक्स हुए हैं। इन दोनों ही रूलर्स ने, मोहम्मद तुगलक ने भी और अलाउद्दीन खिलजी ने भी, बहुत बड़ी आर्मी को मेंटेन किया हुआ था ताकि वो इन मंगोल अटैक्स का जवाब दे सकें। चलिए समझते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन दोनों के एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड्स में क्या डिफरेंस था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में दिल्ली पर 2 बार अटैक हुआ, 1200 में और 1312 में। तो इसको अलाउद्दीन खिलजी को एक बहुत बड़ी आर्मी को मेंटेन करना पड़ा इसीलिए। और मोहम्मद तुगलक के टाइम में भी इसके स्टार्टिंग के जितने ईयर्स थे उसमें बहुत बार मंगोल इन्वेजन्स हुए, तो इन्होंने भी एक बहुत बड़ी आर्मी को मेंटेन किया हुआ था कि कभी भी अटैक्स का सामना करना पड़ सकता है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया गैरिसन टाउन बनाया जिसका नाम सीरी था, अपने सोल्जर्स को रखने के लिए, जबकि मोहम्मद तुगलक ने जो पुराने उसने गैरिसन टाउन्स थे, कोई नया टाउन नहीं बनाया। जो दिल्ली के पुराने उसके 4 सिटीज़ थे उनको रेजिडेंट से खाली करवा लिया और सोल्जर्स को वहाँ पर रखा, और उसने एक नई राजधानी बनाई दौलताबाद नाम की, वहाँ पर उन रेजिडेंट्स को भेज दिया, जो कि एक बहुत ही बड़ा कारण उसके फेलियर का था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में सोल्जर्स को खिलाने के लिए टैक्स कलेक्ट किया जाता था कि जो सोल्जर्स को सैलरी दी जा सके गंगा यमुना डोब से, और उसी तरीके से मोहम्मद तुगलक ने भी टैक्स कलेक्ट किए आर्मी को फीड करने के लिए, सोल्जर्स को सैलरीज देने के लिए। लेकिन उसने एडिशनल टैक्स लगाए क्योंकि उसकी ज़्यादा बड़ी आर्मी थी, उनका कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, उनका खर्चा पानी नहीं चल पा रहा था, तो उसने ज़्यादा टैक्स लगाए जिसकी वजह से वहाँ पर फेमाइन जैसी स्थिति उस एरिया में हो गई। अलाउद्दीन ने अपने सोल्जर्स को कैश सैलरीज दी, लेकिन इतना नहीं दिए, लेकिन उसने इस बात का भी ध्यान रखा कि क्योंकि सोल्जर्स जो हैं मर्चेंट से सामान खरीदेंगे तो व्यापारी लोग टैक्स वो ना बढ़ा दें, प्राइसेस ना बढ़ा दें, तो इस बात का भी उसने ध्यान रखा कि पूरा वो चेक करवाते थे कि वहाँ पर रेट्स जो हैं कंट्रोल में रहें, जितने स्टेट ने बताए हैं उतने ही पैसे में सामान बेचा जाए। इधर तुगलक वो भी अपनी मोहम्मद तुगलक भी अपने सोल्जर्स को कैश सैलरीज देते थे, लेकिन उन्होंने एक नई टोकन करेंसी निकाली। तो ये जो थी टोकन करेंसी बहुत चीप मेटल की थी, गोल्ड या सिल्वर की नहीं थी। तो इसमें भी इसको बहुत ज़्यादा फेलियर का सामना करना पड़ा क्योंकि लोग जो थे वो टैक्स गोल्ड और सिल्वर में नहीं करते थे, वो इस चीप करेंसी से ही राजा स्टेट को टैक्स देते थे, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स वो अपने पास रख लेते थे। और दूसरा, ये चीप करेंसी जो है इसको नकल भी इसकी की जा सकती थी। इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को बहुत सक्सेसफुल माना जाता है, जबकि मोहम्मद तुगलक के एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड्स को एक फेलियर के रूप में देखा जाता है। हिज कैंपेन इन कश्मीर वॉज ऑल्सो ए फेलियर, बहुत साल तक वहाँ कश्मीर में युद्ध करता रहा, लेकिन इसका सल्तनत का पूरा खजाना खाली हो गया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। और उसने अपनी जो दौलताबाद में कैपिटल बनाई थी, राजधानी बनाई थी, लोगों को वहाँ भेजा, उससे भी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा।
और जो गंगा यमुना जो में उसने टैक्स बढ़ाए थे उससे भी फेमाइन जैसी स्थिति पैदा हो गई और लोगों के बहुत ज़्यादा विद्रोह का उसको सामना करना पड़ा। तो अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड्स की क्रॉनिकल्स ने बहुत तारीफ़ की और मोहम्मद तुगलक को एक फेलियर के रूप में देखा। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ा और समझा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।